नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। रुक करेंगे पहली खबर का, जहां मिर्जापुर में बंद पड़े पेट्रोल पंप के पीछे टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची हैं। आग लगने की ये घटना अदलहाट थाना क्षेत्र के नारायणपुर इलाके की बताई जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। मिर्जापुर में बंद पड़े पेट्रोल पंप के पीछे टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये आग कितनी भीषण है। स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दमकल की गाड़ियां अभी तक मौके पर नहीं पहुंची। आग लगने की ये घटना अदलहाट थाना क्षेत्र के नारायणपुर की बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिर्जापुर से, बंद पड़े पेट्रोल पंप के पीछे टायर के गोदाम में भीषण आग लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। निकाय सीमा के मामले में हाईकोर्ट से झटका। सरकार के सीमा विस्तार से जुड़ी अधिसूचनाएं निरस्त कर दी गई हैं। सरकार ने लिया था निकायों के सीमा विस्तार का फैसला। तो नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय सीमा के मामले में हाईकोर्ट से झटका मिला है। सरकार के सीमा विस्तार से जुड़ी अधिसूचनाएं निरस्त कर दी गई हैं। सरकार ने लिया था निकायों के सीमा विस्तार का फैसला। तो यहां पर बड़ा झटका राज्य सरकार को मिला है हाईकोर्ट की तरफ से। बड़ा झटका दिया है। झटका क्या दिया है? हमारे साथ याचिकाकर्ताओं के वकील और वरिष्ठ वकील बीबीएस नेगी साहब है। नेगी साहब, क्या झटका दिया है हाईकोर्ट ने? आज क्या कहा पूरे के पूरे मामले में? झटका तो आप इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो संवैधानिक जो प्रतिक्रिया होती है उसके विपरीत था। जो भी नोटिफिकेशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो सीमा विस्तार का नोटिफिकेशन किया था, ये संविधान के विपरीत था। कि संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि ये केवल डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को है, न कि राज्य सरकार को है। तो इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन किया गया था वो 243Q भारत के संविधान के विपरीत था। तो न्यायालय के संज्ञान में लेते हुए ये पाया कि समस्त नोटिफिकेशन को निरस्त किया गया है। सर, अब सरकार के पास क्या रास्ते बचते हैं? एक अगर हम वरिष्ठ अधिवक्ता के नाते आपसे जाने तो अब सरकार के पास क्या रास्ते? सरकार चुनाव करा सकती है, लेकिन जो सेंसर सरकार के पास पुराने सेंसर थे, जो सीमा क्षेत्र पुराने थे, उन पर सरकार कोई बाध्यता नहीं है। उसमें सरकार करा सकती है चुनाव, और कराना भी चाहिए सरकार। क्या सरकार डबल बेंच में जाने का रास्ता नहीं है सरकार के पास? ये तो सरकार ही बताएगी। जा सकती है? जा सकती है तो सरकार ही बताएगी जाना चाहती है नहीं जाना चाहती है। हाईकोर्ट से झटका हम तो कम से कम इसको मान रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बड़ा फैसला लिया था सीमा विस्तार का। अब सरकार के पास दो ही रास्ते हैं, या तो सरकार इस पूरे के पूरे फैसले को, सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दे, या फिर पुराने जो नगर निकाय की जो सीमाएं हैं उसी सीमा पर चुनाव कराया जाए। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18 नैनीताल। तो नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका। निकाय सीमा के मामले में हाईकोर्ट से झटका मिला है। सरकार के सीमा विस्तार से जुड़ी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने निकायों के सीमा विस्तार का फैसला लिया था, जहां पर राज्य सरकार को एक बड़ा झटका मिला है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां मुअल्लिम उर्दू अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे हैं हजरतगंज, जहां पर बीजेपी कार्यालय में धरना देने की कोशिश भी की है। 4000 उर्दू मुअल्लिम स्टूडेंट्स को नहीं मिली है नियुक्ति। दारुल शफा गेट को भारी पुलिस बल के साथ किया गया है बंद। राजधानी में मुअल्लिम उर्दू अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की खबर, मुअल्लिम उर्दू अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी, वहां के स्टूडेंट्स हजरतगंज पहुंच चुके हैं। बीजेपी कार्यालय पर धरना देने की कोशिश की है। 4000 उर्दू मुअल्लिम अभ्यर्थियों को नहीं मिली है नियुक्ति। तो दारुल शफा गेट को भारी पुलिस बल के साथ तैनात कर दिया गया है।
राजधानी में मुअल्लिम उर्दू अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लखनऊ से ये खबर आ रही है, जहां पर मुअल्लिम उर्दू अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। नियुक्ति की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय पर धरना दिया गया है। वहीं लखनऊ से इको गार्डन में कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे बीएड टीएटी 2011 अभ्यर्थियों की मुलाकात आज अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से होगी और सभी अभ्यर्थी अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे। बता दें कि बीएड टीएटी 2011 बैच के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर 30 अप्रैल से अनशन पर बैठे हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। तो लखनऊ के इको गार्डन में कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे बीएड टीईटी 2011 अभ्यर्थियों की मुलाकात आज अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से होगी और सभी अभ्यर्थी अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे। बता दें कि बीएड टीईटी 2011 बैच के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार अनशन पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वह राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में मिशन 2019 के एजेंडा को लेकर अमित शाह के साथ चर्चा होगी। तो सीएम योगी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मिशन 2019 के एजेंडा को लेकर अमित शाह के साथ चर्चा हो सकती है। वहीं लखनऊ में चल रही बाढ़ नियंत्रण की बैठक खत्म हो गई है। मीटिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के 26 जिले अति संवेदनशील और 14 जिले संवेदनशील हैं। इन जिलों के सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि पिछले 22 जिलों में बाढ़ आई थी, उन सभी जिलों की तैयारियों की समीक्षा की गई है। साथ ही सभी विभागों के साथ समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। 15 जून तक सभी तैयारियों को और भी ज्यादा दुरुस्त करने की भी निर्देश दिए हैं। मुख्य रूप से बाढ़ से बचाव, विगत वर्ष 22 जनपद हमारे ऐसे थे जहां पर बाढ़ आई थी। उन 22 जनपदों में तटबंधों के कारण जो नुकसान हुआ था, उन तटबंधों की मरम्मत, नदी के कारण जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान को वहां पर पूरा करने, मरम्मत आदि के कार्य या ठोकर लगाने के कार्य, इन सब को करने की दिशा में एक पूरी धनराशि हम लोग नवंबर में ही उन तटबंधों की मरम्मत के लिए स्वीकृत कर चुके थे। आज उसकी समीक्षा हुई है और हम लोगों ने इस दौरान उन सभी परियोजनाओं को जो वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी, बाढ़ बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी, उन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने स्वीकृत करके उस पर तेजी के साथ कार्य प्रारंभ किया है। तो बाढ़ से बचाव, और अगर बाढ़ आती है तो उसके बाद राहत के कार्य के लिए यहाँ पर राजस्व विभाग, राहत आयुक्त या फिर सब आपके अन्य जो संबंधित विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग है, पशुपालन विभाग है, खाद्य और रसद विभाग है, गृह विभाग है, इन सब का एक कोऑर्डिनेशन बने, उसके माध्यम से हम बचाव के कार्यों को आगे बढ़ा सकें। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक लगातार जारी है। सूत्रों के अनुसार बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। शाह ने सभी पदाधिकारियों से 2019 लोकसभा की तैयारियों में जुटे जाने को कहा है। सूत्रों ने यह भी बताया कि शाह ने बैठक में कहा कि दलित देश की किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के पास इस समुदाय को अपने पाले में लाने का सुनहरा मौका है। दलितों को हर तरह से अपनी पार्टी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। बैठक में अमित शाह ने सभी पदाधिकारियों को कहा कि जो भी पार्टी स्तर पर गैप है उसे भरा जाए। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हर राज्य में पार्टी दफ्तर बनाने का काम समय रहते खत्म हो और पार्टी खुद को और मजबूत करे।
और अंबेडकर नगर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से जिन्ना को स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान में गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के समान बताकर विवाद को एक नई हवा दे दी है। वहीं अपने पिछले बयानों पर सफाई देते हुए मौर्य ने कहा कि मीडिया ने टीआरपी बढ़ाने के लिए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। देखिए, जिन्ना आजादी के पहले जिस तरीके से गांधी जी, सरदार पटेल जी, नेहरू जी, अन्य तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उसी प्रकार से वो भी थे। महापुरुष कहने का मेरा बयान था ही नहीं। मैंने केवल इतनी कहा था, देश बंटवारे के पूर्व में यदि उनकी मूर्ति लगी है तो उसका हटाने का कोई औचित्य नहीं होता। हम समझते हैं ये मीडिया जानबूझ करके इस मामले को उछाला है, इसके सिवाय कुछ नहीं। और खबर खुशीनगर से है, जहां पर 26 अप्रैल को ट्रेन की चपेट में आने से 13 बच्चों की मौत के मामले में रेलवे और तहसील अफसरों की यहां पर एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। परिजनों को अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं मिल पाया। दरअसल 13 मासूमों के परिजनों को रेलवे ने 2-2 लाख रुपए के चेक दिए थे, मगर तहसील के अफसरों की लापरवाही के चलते दिए चेकों में गद फीडिंग के चलते ऑब्जेक्शन लगकर वापस आ रहे हैं, जिसके बाद से परिजन लगातार मुआवजे की राशि के लिए लगातार बैंक और तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर है, मगर अपने जिगर के टुकड़े हो चुके परिजनों को अब तक मुआवजे की रकम तक नहीं मिली, जिसके बाद से परिवार के लोगों ने मदद की धनराशि को सीधे खाते में आरटीजीएस के जरिए भेजे जाने की मांग की है। चेक की क्लियरिंग नहीं हुई है। दोनों चेक मैंने, एक चेक मैंने पीएनबी में जमा किया हूँ, रेलवे वाला, और दूसरा चेक लोग बोले कि पड़रौना जमा कर दीजिए, पड़रौना पीएनबी का जो ब्रांच है, तो वहाँ मैं जाके जमा किया। तो वहाँ से वो लोग 4 दिन के बाद मैं गया तो बोले कि सेंट्रल बैंक में गया था, ये चेक वहाँ से आउट ऑफ रेंज लिख के वापस आ गया है। ये मामला ये है कि पहले तो हम लोग चेक लेके स्टेट बैंक जुड़े में गए, तो मैनेजर साहब बोले कि आप लोगों के नाम में फॉल्ट है, जैसे मैनुद्दीन सारी मेरे खाते पे है और जो चेक मिला है उसमें सिर्फ मैनुद्दीन है। और वहीं शामली में शनिवार देर रात हुआ घटना किसानों पर लाठीचार्ज के मामले पर सियासत जारी है। आज राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी पीड़ित किसान राहुल के घर गए, वहां पर गांव टिटौली पहुंचे और उसका हालचाल जाना और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों के मन में भाजपा के प्रति नाराजगी है और ये उपचुनाव किसानों के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। वहीं इससे पहले रविवार को भाजपा सपा लोक दल के नेताओं ने कोतवाली में धरने देकर महिला पुलिस वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं परिवार से मिलूं और मैं चाहता हूं कि अगर सरकार इस बर्बरता का जो है उदाहरण देगी और इस तरह से काम करेगी तो उसके खिलाफ पार्टीज को भी बोलना चाहिए ना। राजनीति इन मुद्दों पे नहीं होगी तो किन मुद्दों पर? सरकार ने जो दावे किए थे कि हम कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, क्या ऐसे सुधरेगी कानून व्यवस्था? वर्दी को आप बदनाम कर रहे हो। वर्दी पहने हुए लोग जो है अगर बदतमीजी करेंगे आम आदमी से, ट्रैक्टर पे बैठा किसान है, अगर आप उसमें लाठी चला रहे हो, क्यों चला रहे हो? और सहारनपुर में 2 कारों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये घटना सहारनपुर थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के मोहन इलाके की है। और अगली खबर शाहजहांपुर से, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में नाबालिग की शादी करने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में डीएम ने शादी रुकवा दी। नाबालिग दुल्हन से पूछताछ की तो उसके पास से 2 आधार कार्ड बरामद हुए, जिसमें एक में उसकी उम्र 20 साल की थी और वास्तविक उम्र उसकी 16 साल बताई जा रही है। वहीं दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच बैठा दी गई है। लड़की आ गई थी जोड़े में और उसकी उम्र जब मालूम पड़ा तो जांच कराई गई, उसमें 16 वर्ष निकली थी। एसडीएम टिलर द्वारा उसकी जांच की गई और उसमें ये पाया गया कि जो ब्लॉक से संस्तुति और सत्यापन होकर जो सूची आई थी उसमें उसका नाम था जोड़ों में, तो इसलिए जो सत्यापन के लिए जिम्मेदार अधिकारी थे पंकज गंगवार। और वही अगली खबर बिजनौर से, जहां पर प्रेमी युगल ने थाने में जाकर के जहर खा लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उन दोनों को, जहां से हालत गंभीर होने पर दोनों को मेरिट मेडिकल रेफर कर दिया गया है। वहीं प्रेमी युगल के जहर खाने की वजह से अब तक पता नहीं चल पाया है वजह क्या है। बताया जा रहा है कि दोनों मुंबई जाने के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद पुलिस ने बस अड्डे से हिरासत में ले लिया, जिसके बाद थाने लाकर परिजनों को सूचना दी। वहीं परिजनों के पहुंचने तक प्रेमी युगल बैग से निकालकर जहर खा चुके थे। दोनों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।
4 साढ़े 4 के बीच में नूरपुर बस अड्डे पर जो राज्य गश्त के सिपाही थे और उसके साथ एक होमगार्ड था, उन्होंने 2 लड़का और एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में देखा। पूछताछ करने के बाद से उनको थाने पर लिया। इस बीच आंख बचा करके इन्होंने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया और उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ी। इसके बाद से तत्काल इनको वहाँ पीएचसी पे दिखाया गया। पीएचसी पे दिखाने के बाद से उन्होंने रेफ़र किया, बिजनौर लाया गया। बिजनौर में आने के बाद से यहाँ से मेडिकल कॉलेज के लिए मेरठ को रेफर किया गया। और मथुरा का बहुचर्चित जवाहर बाग कांड की जांच सीबीआई की टीम एक बार फिर मथुरा पहुंची और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पुलिस कर्मियों की बयान दर्ज किए हैं। डीआईजी स्तर के अधिकारियों की पुलिस कर्मियों से पूछताछ अभी भी जारी है। बता दें कि 2 जून 2016 को सरकारी जमीन खाली कराते समय जवाहर बाग में हिंसक घटना हुई थी, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी सहित 29 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। मथुरा का बहुचर्चित जवाहर बाग कांड एक बार फिर सीबीआई की टीम मथुरा पहुंची और पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अस्थायी कार्यालय बनाया है, जहाँ पे 3 सदस्यीय टीम अधिकारी आए हुए हैं, आईजी स्तर के अधिकारी हैं और उन्हीं पुलिस कर्मियों से पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि मथुरा में जो बहुचर्चित जवाहर कांड 2 जून 2016 को जो हिंसक घटना हुई थी, सरकारी जमीन खाली कराने के दौरान कथित सत्ताग्रही और पुलिस प्रशासन के बीच हिंसक घटना हुई थी, जिसमें 2 पुलिस अफसर सहित 29 लोगों की जानें गई थी। उसी सिलसिले में एक बार फिर सीबीआई की टीम मथुरा पहुंच गई है और 3 दिन के दौरे पर है। वहीं पुलिस कर्मियों से बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जिन लोगों की यहाँ ड्यूटी थी उस घटना के दिन उनने क्या क्या भूमिका निभाई थी, उसी को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रवीण कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 मथुरा।